भारत भूमि, जहाँ के लिए बोला जाता है कि कोस कोस में बदले पानी और चार कोस में बदले वाणी, और हर गांव में मिले अपनी ही एक अलग थाली। बोलने का मतलब यह है कि भारत की डाइवर्सिटी जितनी उसकी सोसाइटी और उसके कल्चर में है, उतनी ही उसके भोजन में भी है। क्या आपको पता है, महाभारत की कुरुक्षेत्र की लड़ाई में दोनों कौरव और पांडव खेमे के लिए खाना और पूरी रसोई का भार दक्षिण भारत के एक बहुत ही सुंदर शहर उडुपी के राजा के पास था। अगर आज के टाइम के उडुपी की बात की जाए तो उडुपी के श्री कृष्ण मठ में मिलने वाले प्रसाद, सांभर और चावल का स्वाद किसी अमृत से कम नहीं है। और पूरे नॉर्थ इंडिया का स्वाद समेटते हुए स्वर्ण मंदिर, जहां वर्ल्ड की सबसे बड़ी रसोई है, रोज लगभग 50,000 लोगों को भरपेट खाना खिलाता है, वो भी पूरे संपूर्ण सेवा भाव से। कैसे कश्मीर में मिलने वाला केसर का स्वाद आपको दक्षिण भारत के केसरी भात में मिल जाएगा, और बिना दक्षिण भारत से आए मसाले जैसे कि इलायची, लौंग, काली मिर्च और कई खड़े मसाले के बिना आप पंजाबी खाने को बनाने की सोच भी नहीं सकते हैं। दक्षिण भारत के सांभर का स्वाद उडुपी में अलग तो बेंगलोर और चेन्नई में और भी अलग मिलेगा। वहीं उत्तर भारत के लखनवी अवधी बिरयानी का स्वाद और हैदराबादी बिरयानी का स्वाद में कोई भी सिमिलरिटी आपको नहीं मिलेगी। आज की हमारी ये छोटी सी कोशिश हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के भोजन के प्रकार और उससे जुड़े इतिहास के बारे में है, और कैसे वक्त के साथ हमारी कुजीन्स में चेंजेस आते रहे। स्टार्ट करते हैं आज से लगभग 7 से 8 हजार साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से। जैसा कि हिस्टोरियंस को प्रमाण मिले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त के चूल्हे और आज के ग्रामीण भारत के चूल्हों में बहुत कुछ समानता मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के घरों में भी रसोई होती थी, और हड़प्पन साइट्स की फाइंडिंग में ये भी पता चला है कि उस टाइम के तवा क्ले के बने होते थे, जिसका मतलब ये है कि उस टाइम के लोगों को भी रोटी बनाना आता था। ये वो टाइम था जब बार्ले या फिर जौ का ज़्यादा यूज़ होता था भोजन बनाने के लिए, चाहे जौ की रोटी बनाई जाए या फिर उसको उबाल के करी बनाई जाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग के टाइम में जौ की फार्मिंग ज़्यादा होती थी, और गुजरते वक्त के साथ उस टाइम के लोगों में वीट की फार्मिंग भी स्टार्ट हुई। क्ले के बने पॉट्स या फिर घड़े हड़प्पन साइट्स में बहुत मिले हैं, जो कि ये बताते हैं उस टाइम के लोगों को चावल या फिर जौ को उबाल के खाना आता था। जिस टाइप के चूल्हे और बर्तन हड़प्पन साइट्स में मिले, इन सब से हम ये जान सकते हैं उस टाइम से लेकर आज के टाइम तक कई हिस्टोरिकल ट्रेडिशन हमारे भारत में आज भी कंटिन्यू है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई साइट्स में उस टाइम की मिट्टी के बने तंदूर भी मिले हैं, जिसका यूज़ उस टाइम पे मेनली नॉन वेजिटेरियन फूड पकाने के लिए होता था। 7000 BC से 5000 BC के आसपास के भारत में बैलों की मदद से फार्मिंग शुरू हो गई थी, और उस समय मेनली बार्ले, वीट, बैगन या फिर तिल की फसल ही उगाई जाती थी। 3000 BC के टाइम में हमारे भारत में हल्दी, इलायची, काली मिर्च और सरसों की कटाई शुरू हो गई थी, और इनका यूज़ खाना बनाने में स्टार्ट हो गया था। यही वो टाइम था जब इंडिया से मसालों का ट्रेड और बिजनेस स्टार्ट हुआ था सेंट्रल एशिया के उस टाइम की सिविलाइजेशंस के साथ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंत के आते आते ये प्रमाण मिले हैं कि उस टाइम के लोग काबुली चना, मसूर दाल और चना दाल का यूज़ भी स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम के लोग फलों में अनार, केले या फिर कोकोनट का ही यूज़ करते थे। अब आते हैं वैदिक पीरियड के भारत के टाइम में। ये वो टाइम था जब इंडिया के फूड कल्चर में काफ़ी चेंजेस आए और कंप्लीट डाइट फूड या फिर थाली सिस्टम आ चुका था। ऋग्वेद में आपको काफ़ी जगह बार्ले और उससे रिलेटेड भोजन के बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा, बल्कि वीट या फिर राइस के बारे में कुछ भी लिखित प्रमाण नहीं है। वहीं यजुर्वेद में बार्ले, वीट और राइस तीनों के प्रमाण मिलते हैं। यजुर्वेद में सीड से निकलते हुए वेजिटेबल ऑयल, कई प्रकार की दाल जैसे कि उड़द, मसूर, मूंग और मटर के यूज़ के बारे में भी बताया गया है। वैदिक पीरियड में मेनली चावल, गेहूँ, जौ, हनी, अनार, एप्पल, सॉल्ट, शुगर केन या फिर गुड़, इन सब का कॉमनली यूज़ किया जाता था। यहाँ तक कि मसालों से होने वाले फ़ायदे या फिर नुकसान के बारे में यजुर्वेद में आपको पूरे प्रमाण मिल जाते हैं। वैदिक पीरियड, जिसको 2000 BC से 500 BC तक का माना जाता है, इसमें दूध से बने प्रोडक्ट्स का यूज़ काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि ये वो टाइम का भारत है जब हर घर में गाय का पशुपालन होता था। इवन उस टाइम पनीर का यूज़ राजा या फिर रॉयल लोगों की डिशेस बनाने के लिए होता था। प्रमाण ये भी मिले उस टाइम के भारत में गाय या फिर भैंस के दूध का घी, बटर, दही, श्रीखंड, बटर मिल्क या फिर लस्सी का यूज़ डेली होता था।
दही को उबले हुए जौ या फिर राइस के साथ खाना एक कॉमन बात हुआ करती थी उस टाइम में। वैदिक पीरियड में नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन फूड दोनों के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर लोग नदियों के किनारे ही बसते थे, तो फिश वॉज वन ऑफ द मेजर इनटेक एज अ फूड। महाभारत में भी मीट और राइस से बने पुलाव के बारे में लिखा गया है, जो कि लड़ाई के वक्त सैनिकों को दिया जाता था। वैदिक भारत के टाइम में भोजन को बस एक पेट भरने का साधन ही नहीं माना गया, बल्कि भोजन को अलौकिक दुनिया या फिर धार्मिक कार्यों से भी जोड़ा गया है। वैदिक पीरियड में भोजन और उससे रिलेटेड विज्ञान के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च किया गया था। यही वो टाइम था जब भोजन को सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड सिस्टम में क्लासिफाई किया गया था। खाने को बनाना या फिर उसको परोसना और यहाँ तक कि खाने को बाद में रखने तक के भी मेथड बनाए गए थे। भारत में वेजिटेरियन फूड का कल्चर मौर्यन एम्पायर के टाइम पे काफ़ी फैला। 300 BC के आसपास पूरा भारत सम्राट अशोका के साम्राज्य के अंडर में था, और क्योंकि वो भगवान बुद्धा के अनुयायी थे, इसीलिए ऐसा कहा जाता है यही वो टाइम था जब हम इंडियंस में वेजिटेरियन फूड का इन्फ्लुएंस बढ़ा था। सम्राट अशोका के सैनिकों के कैंप में खिचड़ी का बनना एक बहुत ही कॉमन बात हुआ करती थी। अब सीधे आते 600 AD के वक्त में। ये उस टाइम का भारत है जब उसके काफ़ी बड़े हिस्से में गुप्ता एम्पायर का राज्य था। गुप्ता एम्पायर के अंडर में वेजिटेरियन कल्चर काफ़ी कुछ बढ़ गया था, और इसीलिए उस टाइम के लोग दूध और दूध से बने प्रोडक्ट यूज़ करते थे। ऐसा भी बोला जाता है गुप्ता एम्पायर के अंडर में ही बीफ ईटिंग वॉज टोटली बैन इन हिंदू सोसाइटी एंड ट्रेडिशन। 600 AD के आसपास दक्षिण भारत में डोसा और इडली का चलन काफ़ी बढ़ गया था। यही वो वक्त था जब पूरे देश में पापड़ और केसर से बने डेजर्ट का चलन भी काफ़ी बढ़ा था। 1050 AD के आसपास लिखी गई संस्कृत क्लासिक मैनासोलसा में डोसा, इडली, वड़ा के बारे में कई डिटेल रेसिपीज दी गई हैं। इसी संस्कृत क्लासिक में कई नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज के बारे में भी बहुत डिटेल मिलती है। भारत की फूड हैबिट्स में सबसे बड़ा चेंज इस्लाम के आने के बाद हुआ। 1100 AD के बाद इंडिया में शरबत, नान, बिरयानी, समोसा, हलवा या फिर पुलाव जैसी डिशेस का चलन काफ़ी बढ़ा। ये सब रेसिपीज उस टाइम के रॉयल या फिर नवाबों के द्वारा ली जाती थी। और हाँ, उस टाइम के समोसा में आलू नहीं बल्कि मीट डला होता था। काफ़ी लोग आपको बोलेंगे पान भी मुगल्स के साथ ही इंडिया में आया। ये गलत इन्फॉर्मेशन है, बल्कि पान का मेडिकल यूज़ 5000 साल पहले से ही हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है। इस्लाम के आने के पहले भी इंडिया में फ्रूट खाने का कल्चर था, बट इस्लाम के बाद फ्रूट्स का इंटेक और भी काफ़ी बढ़ गया। तुगलक राज के समय सिट्रिक फ्रूट जैसे कि ऑरेंज या फिर लेमन की पैदाइश काफ़ी बढ़ गई थी। इवन इस टाइम पूरे भारत में मैंगो की खेती भी काफ़ी कुछ होने लग गई थी। मुगल पीरियड में इंडियन कुजीन्स में पर्शियन या फिर ईरानियन इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ा, जैसे कि बिरयानी, कोरमास, कोफ्ता या फिर कबाब्स। बाबर के टाइम में अंगूर और खरबूजे का चलन काफ़ी बढ़ा। यहाँ तक कि बाजरा, ज्वार, लोबिया और कॉफ़ी को भी इंडिया लाने में अरब या फिर सेंट्रल एशिया के लोगों का ही हाथ है। बाबर को इंडियन फूड कभी भी पसंद नहीं आया, बल्कि इसके उलट उसका बेटा हुमायूं काफ़ी कुछ इंडियन कुजीन्स को एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ तक कि उसने बीफ को खाना भी छोड़ दिया था। अकबर के टाइम में पर्शियन डेजर्ट जैसे कि कुल्फ़ी और जहांगीर के टाइम में फलूदा, इनका चलन काफ़ी बड़ा था। मुगल्स के टाइम में ही तंदूरी चिकन, तंदूरी टिक्का और तंदूरी कबाब का चलन इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हुआ था। यही वो टाइम था जब इंडिया में थिक ग्रेवी का कल्चर स्टार्ट हुआ था। अब करीज की ही बात करें तो एक्चुअली में करी कोई इंडियन वर्ड नहीं है। ये वर्ड ब्रिटिशर्स ने इंडियन ग्रेवी डिशेस को दिया था। ग्रेवी डिशेस भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही चली आ रही हैं। उस टाइम पे हर्ब्स या फिर मसालों से बनी ग्रेवी राइस या फिर जौ के साथ ली जाती थी। दक्षिण भारत में रसम और सांभर के प्रमाण तो लगभग 2000 साल पुराने हैं। 16वीं सेंचुरी के एंड तक इंडियन क्यूजीन्स में यूरोपियन कल्चर का काफ़ी इन्फ्लुएंस आया। पोर्चुगीज जब भारत आए तो वो अपने साथ टमाटर, आलू, मूंगफली, कॉर्न्स, पपीता, पाइनएप्पल, अमरूद, राजमा, काजू और चीकू को लेके आए। ये पोर्चुगीज ही थे जिनके कारण भारत में इन सब फलों की और सब्जियों की फसल स्टार्ट हो पाई। इवन यूरोपियंस के कारण ही इस टाइम पे बंद गोभी और फूल गोभी इंडिया में आई थी। ब्रिटिशर्स अपने साथ वर्ल्ड के बेस्ट एप्पल लेके आए और उन्होंने हिमाचल और कश्मीर में कई जगह एप्पल की खेती स्टार्ट की। इसके अलावा ब्रिटिशर्स इंडिया में चिप्स, ब्रेड सैंडविच और केक्स भी लेके आए। 20th सेंचुरी में ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी एट 1992 अमेरिकन फूड चेन्स के कारण हमारे इंडिया में बर्गर, पिज़्ज़ा,
फिंगर चिप्स या फिर फ्रोजन रेडीमेड फूड का चलन आया। मॉडर्न पीरियड की बात की जाए और चाइनीज इन्फ्लुएंस और इंडियन फूड कल्चर छूट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्लैकबेरी, लीची, चेरी, सोयाबीन जैसी कई फूड आइटम्स चाइना से ही इंडिया में आए थे। एंड यस, चाय, हम सब की सुबह की चाय भी चाइना से ही आई है। और बाकी ईस्ट एशियन डिशेस जैसे कि नूडल्स, मोमोज या फिर मंचूरियन, इनको तो हम कब का इंडियन रूप दे ही चुके हैं। आज आप 21वीं सेंचुरी में जो भी इंडियन क्यूजीन्स का स्वाद लें, उसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से लेके वैदिक पीरियड का कल्चर मिल ही जाएगा, या फिर मुगल पीरियड की खुशबू, और हो सकता है यूरोपियन टाइम की महक भी मिल जाए। इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आपको इंडिया एक्सप्लोर करना है, यहाँ के कल्चर को समझना है, तो इंडियन क्यूजीन्स को एक्सप्लोर किए बिना आप रह ही नहीं सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपकी फेवरेट इंडियन डिश कौन सी है, जिसको आप खुद बनाने में माहिर बन चुके हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू एंजॉय द वीडियो, प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर लव्ड वंस। थैंक्स अ लॉट।